शाहरुख खान मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गए, जबकि इसी मामले में अनन्या पांडे से भी एनसीबी ने पूछताछ की। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना लिया, जिस पर दुनिया भर से बधाइयां मिली। 40% टिकट महिलाओं को देने के वादे के बाद अब कांग्रेस ने यूपी में पार्टी की सरकार बनने पर लड़कियों को मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान किया। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने गाजीपुर में दिल्ली यूपी बॉर्डर का कुछ हिस्सा खाली कर दिया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कोरोना पर। बेहद डरावनी खबर यह है कि चीन से जहां फिर वायरस का विस्फोट हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसी भयानक स्थिति के सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ गई। स्कूल फिर से बंद हो गए। कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की खबर है। हालात बेकाबू होते देख ताबड़तोड़ कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए। डराने वाली बात यह है कि चीन में इस वायरस के किसी नए वेरिएंट की बात हो रही है। शक है कि यह वेरिएंट पर्यटकों के एक ग्रुप से कई शहरों में फैल गया, जिनमें राजधानी बीजिंग भी शामिल है। इसके अलावा चीन के 5 प्रांतों में इसके मरीज फिर से मिले हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यानी एक तरह से कोरोना चीन में फिर बेकाबू होता जा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। नीरज, क्या पता चल रहा है? किशोर, देखिए, चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में होना है और 19 अक्टूबर को एक बीजिंग में लोकल मामला आया, जिसके बाद से पूरे चीन का जो प्रशासन, और आपने जैसा जिक्र किया कि एक वृद्ध कपल से ये पूरा 5 प्रोविंस में फैला है और क्षेत्र में फैला है। चीन का जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उन इलाकों में ये पूरा का पूरा फैला है। और अभी हालांकि मामलों की संख्या बहुत नहीं है। अभी तक चीन की अगर बात करें किशोर, तो 492 मामले अब आज की तारीख में है, जिसमें माइल्ड कंडीशन के मामले। लेकिन चिंता की बात है कि लगातार 5वें दिन मामले सामने आए हैं। और आज की अगर बात करें चीन की, तो 21 मामले सामने आए। कल 30 मामले सामने आए थे। कल से 9 मामले भले ही कम है, लेकिन चीन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। जियान, गांसू प्रोविंस में जियान है, इनर मंगोलिया का हिस्सा है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं, लांगझोउ हैं, जहां मामले सामने आ रहे हैं। बीजिंग में मामला सामने आया, उसके बाद से कई जगह लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं लोकल लेवल पे। पूरे चीन में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई चीनी प्रशासन की तरफ से की गई है। और निगेटिव कोविड-19 टेस्ट के बाद ही आप कुछ शहरों से बाहर निकल सकते हैं, अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। और जो बॉर्डर एरियाज है इन प्रांतों के, इन क्षेत्रों के, उनको ब्लॉक किया गया है, उनको लॉक किया गया है, ताकि इसका प्रसार न हो। जी हाँ, तो ये जो बड़ी खबर ये है कि सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। जैसा नीरज बता रहे हैं, सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। स्कूल फिर से बंद हो गए हैं। कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने जाने की खबर है। चीन में यहीं से शुरू हुआ था, फिर हो रहा है। हालात बेकाबू होते देख ताबड़तोड़ कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। डराने वाली बात यह है कि चीन में इस वायरस के किसी नए वेरिएंट की बात हो रही है। अभी बताया नहीं गया है, पता नहीं है, लेकिन कोई नए वेरिएंट की बात हो रही है। शक है ये वेरिएंट पर्यटकों के एक ग्रुप से कई शहरों में फैल गया है। पर्यटकों से आया, बाहर से आया, ऐसा चीन में पता चल रहा है, और कई शहरों में फैल गया है। और उन शहरों में राजधानी बीजिंग भी शामिल है। इसके अलावा चीन के 5 प्रांतों में इसके मरीज फिर से मिले हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यानी एक तरह से कोरोना चीन में फिर बेकाबू होता जा रहा है। क्या ये कह सकते हैं नीरज, बेकाबू होने का डर है? बिल्कुल बेकाबू होने का डर है। और जिस तरह से सैकड़ों फ्लाइट, जो 5 क्षेत्र है चीन के, उनमें सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द किया गया। हालांकि एक बेकाबू होने के बावजूद एक राहत की खबर चीन के लिए भले हो सकती है कि एयर इंडिया, जो कि वहां का नेशनल कैरियर है, उसने अक्टूबर 25 तारीख को अपना पूरे साल भर का फ्लाइट शेड्यूल, एयर चाइना, आप कह रहे हैं एयर चाइना? हाँ जी, एयर चाइना, माफ कीजिएगा, एयर चाइना जो है वो 25 अक्टूबर को अपना पूरा फ्लाइट शेड्यूल जारी करेगा। और इस बात की संभावना है कि उस फ्लाइट शेड्यूल में 30% अधिक फ्लाइट डेली लेवल पे वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो 5 क्षेत्र है जहां का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसमें इनर मंगोलिया का हिस्सा है, गांसू प्रोविंस है, बीजिंग का क्षेत्र है, और 2 क्षेत्र है जहां बिल्कुल अभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। 2 शहर ऐसे हैं जहां के 60% फ्लाइट्स को रद्द कर दिया वहां के स्थानीय प्रशासन ने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि अगर बीजिंग में प्रवेश किया तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि विंटर ओलंपिक्स जो कि फरवरी में होना है, जो कि बीजिंग के अलावा हेबई प्रोविंस है, सटा हुआ है बीजिंग से, अगर वहां ये फैला तो एक बड़े आउटब्रेक के तौर पे हो सकता है। लेकिन चीन के अधिकारी ये मानते हैं किशोर की अभी तक चाइना में 1 लाख भी टोटल मामले नहीं पहुंचे। जब से इसका आउटब्रेक हुआ था 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में, उसके बाद से 1 लाख मामले टच नहीं हुए हैं चीन में।
डेथ की संख्या 5000 से अब तक कम है। अभी भी जो 500 के करीब मरीज हैं उनमें माइल्ड कंडीशन है। तो चीन के अधिकारियों का ये कहना है, वहां के लोकल जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि अभी माइल्ड कंडीशन में है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन चीन के अधिकारी जो कहते हैं, चीन की जो सरकार कहती है, चीन के मीडिया में जो आता है, उस पर कितना यकीन करना है, कितना उसको लेना है और उससे क्या मतलब निकालना है, ये भी दुनिया जानती है नीरज। इसलिए ये चिंता की बात है। तो बड़ी खबर है ये, चीन के सभी प्रांतों में इससे पहले स्कूल कॉलेज से लेकर हर तरह के कारोबार पर लगी पाबंदियों को हटाया जा चुका था, लेकिन चीन की सरकार और एजेंसियों के कान तब खड़े हुए जब लगातार 5वें दिन कोरोना मरीजों की गिनती बढ़ी। दावा किया जा रहा है कि जहां जहां सख्ती बरती जा रही है, उन जगहों का ताल्लुक एक बुजुर्ग दंपति से है। ये बुजुर्ग दंपति पर्यटकों के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा था, एक ऐसा ग्रुप जो शंघाई से इनर मंगोलिया तक की यात्रा पर गया। शंघाई से इनर मंगोलिया, चीन की राजधानी बीजिंग समेत 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर्यटकों का यह समूह पहुंचा। शंघाई एक तरफ है, इनर मंगोलिया दूसरी तरफ है। चीन में 5 प्रांतों से होता हुआ एक ग्रुप गया है, वहां उनमें यह दंपति था। अब उन सभी प्रांतों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की गई है। कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुल गया था चीन में, फिर से बंद हो रहा है। इसके अलावा पर्यटक स्थल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन की जगह हैं, वो भी बंद कर दी गई हैं चीन में। दुनिया वैक्सीनेशन के बाद आज देश में, हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुई हैं पूरी, सब कुछ खुलने के आसार दिख रहे हैं। उधर चीन में बंद हो रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर सख्त लॉकडाउन लगाए जाने की खबरें हैं। लॉकडाउन जिसको भूलते जा रहे थे लोग दुनिया के, वो चीन में फिर लगाए जा रहा है। कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है। चीन के लोग या चीन का मीडिया या चीन की सरकार, चीन के अधिकारी अभी कह रहे हो ये माइल्ड केसेस हैं, जैसे नीरज ने बताया, लेकिन चीन के मीडिया में जो आता है उस पर कितना यकीन करना होता है, कैसे यकीन करना होता है, उसका मतलब क्या निकाला जाना होता है, ये दुनिया देख चुकी है। उत्तर पश्चिम चीन में कई शहर ऐसे हैं जहां लोगों को घरों से ना निकलने को कह दिया गया है। आप समझिए, लोगों को घरों से ना निकलने को कह दिया गया है। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई जगह बाजार बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। ये सब खुल गया था। कई जगह ये हो रहा है। बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। फिर से बड़े पैमाने पर चीन में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई छोटा सा ही केस धीरे धीरे फैल रहा हो, माइल्ड केसेस ही फैल रहे हो, उसी से पहले से आगाह हो रहा है चीन, या कुछ बड़ा हो चुका है? ये सवाल है। चीन के 2 बड़े शहर ऐसे हैं जहां सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। सैकड़ों फ्लाइट रद्द की गई हैं। चीन में सैकड़ों फ्लाइट रद्द करने का मतलब आप समझिए, रद्द हुई उड़ानों का हिस्सा कुल उड़ानों का 60% है। 60% उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन में 60% उड़ान। चीन जिसने सबसे पहले सब कुछ खोलना शुरू कर दिया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इन्होंने कोरोना इनके यहां से फैला, और ये देखिए ये तो खुलते जा रहे हैं, बाकी सारी दुनिया लॉकडाउन में। वहां फिर से वही हालात कई प्रांतों में बन रहे हैं, कई जगहों में बन रहे हैं। अभी पूरे चीन में नहीं है, लेकिन कई जगहों पर है, कई अहम जगहों पर है। ये आज अचानक नहीं हुआ है। सोमवार को ही इनर मंगोलिया में नोटिस लगा दिए गए थे। इनर मंगोलिया एक प्रांत है चीन का, मंगोलिया एक देश है, इनर मंगोलिया चीन का प्रांत है। वहां ये नोटिस लगा दिए गए थे कि लोग जरूरी न होने पर अपने घरों से ना निकले। शुरू में ये लगा शायद ये सिर्फ एहतियात के तौर पर है, पर धीरे धीरे जब फ्लाइट्स बंद की जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं कुछ और तो नहीं। हालांकि चीन इस तरह की खबरें बाहर आने नहीं देता। याद रखिए, चीन इस तरह की खबरें बाहर आने नहीं देता, और इस तरह की खबरें अगर बाहर आ रही हैं तो उनका क्या मतलब है समझिए। फ्लाइट्स रद्द होने का मतलब क्या है, स्कूल कॉलेज बंद होने का मतलब क्या है, बाजार बंद होने का मतलब क्या है, चीन में कई प्रांतों में ऐसा होने का मतलब क्या है, यह समझना होगा। दुनिया ने 1.5 साल 2 साल ये झेला है। फिर से अगर चीन के कुछ प्रांतों में यह हो रहा है तो यह बहुत चौकन्ना रहने की खबर है, बहुत चौकन्ना रहने की खबर है। आज हमने 100 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का पार किया है, लेकिन अपने आप को होशियार रखना, चौकन्ना रखना, वो हमें छोड़ना नहीं है। सोचिए चीन में क्या हो रहा है। ये सोमवार को हुआ, इनर मंगोलिया में सिर्फ संकेत मिले, फिर लेकिन बुधवार को चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से एक अहम संकेत मिला। ग्लोबल टाइम्स मतलब सरकार, उससे अहम संकेत मिला जिसमें यह कहा गया कि कोयले की सप्लाई कई जगहों पर ठप पड़ सकती है। मतलब समझते रहिए एक एक चीज का, कोयले की सप्लाई कई जगहों पर ठप पड़ सकती है। ये चीन के
सरकार के मुखपत्र में लिखा क्योंकि कोयला इनर मंगोलिया से आता है। समझिए आप, इनर मंगोलिया से कोयला आता है। चीन की सरकार ने कहा कोयले की सप्लाई ठप पड़ सकती है। इनर मंगोलिया में लोगों को घर से बाहर जाने से मना किया गया और कई प्रांतों में इनर मंगोलिया सहित स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, बाजार बंद कर दिए गए, वहां से कोयले की सप्लाई बंद कर दी गई। समझिए क्या हो रहा है चीन में। और इस नए वायरस से इनर मंगोलिया को ही सबसे ज्यादा बेहाल बताया जा रहा है। जी हां, नया वायरस, नया वेरिएंट, ये सब हो रहा है चीन में। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। 100 बात की एक बात यह कि चीन की सरकार का दावा है कि वो अपने देश को कोरोना से 100% छुटकारा दिलाना चाहती है। इसलिए किसी भी शहर में अगर 2-4 मरीज भी मिलते हैं तो वहां लॉकडाउन करके बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है, यह सरकार कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना की शुरुआत से ही चीन ने या तो झूठ बोला है या फिर आंकड़ों को छिपाया है, जिसकी वजह से चीन के दावे पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब चीन यहां तक कह रहा है, उसके अखबार में, सरकार के अखबार में छप रहा है, सरकार के मुखपत्र में छप रहा है कि इनर मंगोलिया से कोयले की सप्लाई बंद कर रहे हैं। कोयले की ही सप्लाई बंद कर रहे हैं एक प्रांत से, क्योंकि वहां कोरोना का खतरा है। तो ये छोटी मोटी एहतियात नहीं है। और अभी जितने बड़े पैमाने पर उत्तर और उत्तर पूर्व चीन में, ये सब उत्तर और उत्तर पूर्व चीन में हो रहा है, चीन में लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है, उससे यही माना जा रहा है कि चीन एक बार फिर महामारी का विस्फोट छिपा रहा है। क्या कर रहा है चीन? क्यों विस्फोट छिपा रहा है? क्या विस्फोट हो रहा है? या चीन बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहा है? चीन की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। क्या यह विस्फोट छुपा रहा है चीन महामारी का, ताकि 2022 में चीन में होने वाले विंटर गेम्स यानी सर्दियों के ओलंपिक्स पर बुरा असर ना पड़े? ऐसा हो सकता है। चीन में विंटर गेम्स होने हैं, क्या उनको बचाने के लिए अभी से सब कुछ छुपाया जा रहा है? ये फरवरी में बीजिंग में होने हैं, फरवरी में बीजिंग में ओलंपिक्स होने हैं, विंटर ओलंपिक्स होने हैं। क्या उनको छिपाने के लिए यह सब किया जा रहा है? क्या बहुत बड़ा खतरा फिर चीन पर मंडरा रहा है? और उस खतरे का मतलब क्या दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है? यह है 100 बात की एक बात। भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में भी हालात बिगड़ गए। बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां बहने वाली नदी नाले उफान पर आ गए और उनके पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश और बाढ़ की सबसे डराने वाली तस्वीरें अररिया से सामने आई। वहां इतनी बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। हर तरफ घुटनों तक पानी भरा नजर आया। ऐसा लगा जैसे नदी बस्ती में ही उतर आई हो। सैलाब ने लोगों के मकानों पर भी कब्जा जमा लिया। लोग अपने ही घर में फंसकर रह गए। खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया। सुपौल में भी यही हालात नजर आए। वहां तो पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क कट गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हो गए। बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। खेतों में पानी भरने से धान की तैयार फसल बर्बाद हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत भी पानी में चली गई। 2 दिन से बारिश हो रहा है, फसल का बहुत हालत खराब है। सब्जियां भी खेतों में ही सड़ गईं। नवादा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गोभी और दूसरी सब्जियों के खेत पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि ये सब्जियां कुछ दिन में ही बाजार में पहुंच जाती, लेकिन अक्टूबर के अंत में हुई इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। बारिश और सैलाब की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर गोपालगंज से भी सामने आई। वहां उफान पर बह रही गंडक नदी में एक नाव पलट गई। बताया गया कि नाव पर 3 लोग सवार थे जो नदी के दूसरी तरफ घास काटने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी नाव नदी की तेज धार में फंस गई। बहाव इतना तेज था कि वो नाव किनारे की तरफ बढ़ने की बजाय नदी के बीचों बीच पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे वो नाव ना हो, कागज से बनी कोई किश्ती हो। देखते ही देखते वो नाव पानी की तेज धार में फंसकर पलट गई। नाव में सवार सभी लोग लहरों में डूबने लगे। हालांकि बाद में तीनों लोग किसी तरह तैर कर नदी से बाहर निकल आए। बाद में प्रशासन ने लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में इस साल मानसून वक्त से पहले आया, जिसमें 4 महीनों के दौरान किसानों पर 4 बार बाढ़ की मार झेलनी पड़ी, जिससे हुए नुकसान का हिसाब किताब सरकार जोड़ ही रही थी कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आसमान से आफत बरसने लगी, जिसमें बीते 4 दिन के दौरान धान की बची कुची फसल भी बर्बाद हो गई, जबकि आलू, गोभी और दूसरी पत्तेदार सब्जियां उगाने वाले किसानों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पानी में डूबी सब्जियों के सड़ जाने का खतरा है। जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पिता शाहरुख खान मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गए।
आर्थर रोड जेल में कोरोना के बाद से ही कैदियों के रिश्तेदारों से मिलने पर रोक थी, लेकिन नियमों में ढील देते हुए कैदियों के परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत दे दी गई। और नया नियम लागू होने के पहले ही दिन आर्थर रोड जेल में अभिनेता शाहरुख खान पहुंच गए। शाहरुख के आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा दिखा। शाहरुख से जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मुलाकात की इजाजत और उनका पहचान पत्र मांगे और दस्तावेज दिखाने के बाद शाहरुख को जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली। जेल के अंदर ऐसे कई लोग कतार लगाए बैठे थे जो शायद कैदियों से मिलने ही पहुंचे थे। शाहरुख खान उन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए बेटे आर्यन से मिलने के लिए चले गए, लेकिन शाहरुख के साथ जेल में कोई वीवीआईपी जैसा बर्ताव नहीं हुआ। आम लोगों की ही तरह वो बेटे से केवल लैंडलाइन फोन पर ही बात कर पाए। सबसे पहले उन्होंने आर्यन से पूछा कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। आर्यन ने ना में जवाब दिया। इस पर शाहरुख ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो आर्यन को कुछ खाने को दे सकते हैं, तो जवाब में अधिकारियों ने भी कह दिया कि कोर्ट की इजाजत के बिना ये मुमकिन नहीं है। पूरी बातचीत के दौरान दोनों भावुक दिखाई दिए। शाहरुख और आर्यन के बीच एक मोटा कांच था। दोनों कांच के ऊपर ही एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। आसपास 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे और मुलाकात का वक्त खत्म होने से पहले ही शाहरुख बेटे को अलविदा कहकर चले गए। ये मुलाकात शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से पहली मुलाकात थी। आर्थर रोड जेल में कैदियों को केवल वीडियो कॉल पर परिवार से मुलाकात की इजाजत थी। और नया आदेश लागू होते ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंच गए। इस आदेश के जारी होने के बाद ही शाहरुख खान इसी आर्थर रोड जेल में पहुंचे थे अपने बेटे से मिलने के लिए। कोर्ट से जाते हुए भी शाहरुख खान सुरक्षा के घेरे में रहे और जेल में मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे। मीडिया के कैमरे उन्हें घेरे रहे, लेकिन शाहरुख ने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ उनके घर पर एनसीबी की एक टीम पहुंच गई। एनसीबी के अफसरों को मन्नत के सुरक्षा अधिकारियों ने काफी देर तक बाहर रोक कर ही रखा। ऐसी खबरें आई कि शाहरुख के बंगले की तलाशी ली जाएगी, लेकिन बाद में एनसीबी के अफसरों ने बताया कि शाहरुख खान के घर उनकी टीम केवल कुछ दस्तावेज लेने पहुंची थी। उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। इस बीच कोर्ट से आर्यन खान को एक और झटका लगा और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। मतलब ये कि 30 अक्टूबर तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। हालांकि हाईकोर्ट में उनकी जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। Court has agreed to a request for early hearing. The ASG was present. ASG has said that he'll be ready on Tuesday. दूसरी तरफ ड्रग्स केस की जांच करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम हिंदी फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री के घर पहुंच गई। एनसीबी के अफसर सुबह सुबह अनन्या पांडे के घर पहुंच गए और उन्हें एनसीबी के अफसरों के सामने पेश होने के लिए समन्स जारी किए। खबर यह भी आई कि अधिकारियों की टीम उनका मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप भी अपने साथ ही ले गई। एनसीबी के अफसर जब उनके अपार्टमेंट से निकलते दिखे तो एक बैग में काफी सारा सामान दिखा जो अनन्या के घर से सीज किया गया था। थोड़ी ही देर में अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ कार में बैठकर एनसीबी के दफ्तर की तरफ चल दी। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर कई जगह उनकी कार रुकी। ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने तक लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन मीडिया से न तो अनन्या ने कोई बात की और न ही चंकी पांडे ने ही कुछ कहा। करीब 2 बजे अनन्या और चंकी एनसीबी ऑफिस पहुंच गए। अनन्या पांडे को देखें, पूछताछ के लिए बुलाया गया हुआ था। चंकी पांडे और अनन्या पांडे दोनों ही एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं। करीब 4 घंटे तक अनन्या पांडे ने एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का सामना किया और शाम 6:15 बजे उन्हें जाने की इजाजत मिली। लेकिन इतना तय है कि अनन्या पांडे की मुश्किलें इस केस में अभी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे को एनसीबी के अधिकारियों ने सुबह 11 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका मतलब यह कि माना जा रहा है कि अनन्या के जवाबों से जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से मिला, जिसके बाद अनन्या पांडे से इस मामले में पूछताछ शुरू की गई। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए अनन्या के फोन और लैपटॉप को भी सीज किया गया है। सौ बात की एक बात यह कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में पकड़े गए आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन उनके साथी अरबाज मर्चेंट के पास नशे का सामान बरामद हुआ था, जिसके साथ एनसीबी ने आर्यन के मोबाइल फोन में ड्रग से जुड़ी चैट का हवाला भी दिया, जिसकी वजह से आर्यन खान को एनडीपीएस कोर्ट से जमानत नहीं मिली और अब उनके व्हाट्सएप चैट की जांच अनन्या पांडे तक पहुंच गई है, जिनका मोबाइल फोन और लैपटॉप एनसीबी अपने साथ ले गई। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पूर्व सैनिकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये पूर्व सैनिक वहां 36 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के बदले मुआवजा मांगने इकट्ठा हुए थे, जो मार्च करते हुए वहां की संसद तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
इसके बाद तो वहां हंगामा शुरू हो गया। पूर्व फौजियों ने आगजनी शुरू कर दी। यही नहीं, कई प्रदर्शनकारी तो संसद की पार्किंग में घुस गए और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ये गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आईं। वहां से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच संसद के अंदर फंसे नेताओं और अधिकारियों को भी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। खबर है कि पूर्व फौजियों के इस संगठन ने संसद के साथ शहर की कई दूसरी जगहों को भी निशाना बनाया। सौभाग्य की बात है कि ग्वाटेमाला में सैन्य तानाशाही के खिलाफ वामपंथी विचारधारा वाले सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद वहां 1960 से 1996 तक गृह युद्ध छिड़ा रहा, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें आम नागरिकों के लिए तो ग्वाटेमाला की सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया, लेकिन पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जो 2 साल से $15,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 11.25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग दौर के एक मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 70 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ उसने T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। महिला कांग्रेस ने यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान को प्रियंका गांधी का फैसला बताया और बाकी राज्यों के पार्टी नेताओं से भी ऐसा करने की उम्मीद जताई। प्रियंका गांधी जी की सोच थी और ये सोच सराहनीय सोच है। बाकी राज्यों में बाकी जो AICC जनरल सेक्रेटरीज है, जो इंचार्जेस है, वो ये फैसला करेंगे। लेकिन राजस्थान में यही नीति लागू करने के सवाल पर कांग्रेस के नेता इसे फिलहाल यूपी चुनाव के लिए लिया गया फैसला बताते दिखे। राजस्थान में चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। टिकट बंटवारे पर इस असमंजस को बीजेपी ने कांग्रेस का दोहरा रवैया बताया और सरकार में रहते महिला आरक्षण बिल नहीं लाने को लेकर तंज कसा। और आपने 2004 से 2014 का मौका खोया है, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा और ये दोहरा चेहरा है। गुजरात सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली भाविना पटेल को 3 करोड़ का चेक दिया। भाविना ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दावा है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े इकबाल हुसैन नाम के आदमी ने ही दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर कुरान की प्रति रखी थी। पिछले दिनों इसी हिंसा के दौरान वहां कुछ लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, कई मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज क्रैश हो गया। बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान लड़ाकू विमान ने सुबह सेंट्रल सेक्टर में उड़ान भरी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान बाजरे के खेत में जा गिरा, जिससे वहां गड्ढा हो गया और उसका मलबा बिखर गया। विमान के मलबे से आग की लपटें उठती दिखी। विमान के गिरते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो गई और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने गांव वालों की मदद से विमान में लगी आग को बुझाने का काम फौरन शुरू कर दिया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। गांव वाले लड़ाकू विमान के गिरने से हैरान थे, तभी उनकी नजर आसमान से नीचे की तरफ आ रहे पैराशूट पर पड़ी। इसे देखकर बच्चे तो दहशत में आ गए, लेकिन बड़ों को हकीकत समझते देर नहीं लगी। पैराशूट है तो कुछ ही देर में पैराशूट के सहारे पायलट सुरक्षित जमीन पर उतरता दिखा। बताया गया कि उड़ान के बाद विमान में तकनीकी खराबी महसूस करने के बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित निकाल लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष को हल्की चोटें आई, लेकिन वो खतरे से पूरी तरह बाहर बताए गए। सौभाग्य की बात है कि भिंड शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर ये लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ, जिसके बारे में बताया गया कि ये मिराज 2000 ट्रेनर विमान था, जिसे वायुसेना के एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अकेले ही उड़ा रहे थे, जिनके पैराशूट से छलांग लगाने के कुछ ही देर बाद विमान हवा में 2 टुकड़े हो गया। चीन में लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में अचानक बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 33 लोगों के बुरी तरह जख्मी होने का दावा किया गया। बताया गया कि रेस्टोरेंट में गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें इमारत के पास से गुजर रही एक गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि हवा में धूल का गुबार उड़ गया। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और वहां दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे तो इमारत के टुकड़े उछलकर दूर गिरते दिखे। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट के सामने जहां एक चमचमाती सड़क हुआ करती थी, वहां चंद पलों में मलबे का ढेर जमा हो गया। धमाके की वजह से कई मंजिलों वाली इमारत खंडहर में तब्दील हो गई, जबकि वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ बन गई। बताया गया कि धमाका सुबह 8:20 पर हुआ, जिसमें रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही एक बस के परखचे उड़ गए।
इसके बाद इमारत और गाड़ियों में लगे शीशों के टुकड़े जमीन पर हर तरफ बिखरे नजर आए। घटना की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। सौभाग्य की बात है कि शेनयांग उत्तर पूर्व चीन का सबसे बड़ा शहर है और 90 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में गैस के टैंक और पाइपलाइन की सुरक्षा पहले से सवालों में घिरी रही है। जहां एक साल पहले भी रेस्टोरेंट में गैस के टैंक में लीकेज के बाद धमाका हो गया था और इस बार भी आशंका यही जताई जा रही है कि 3 मंजिला इमारत के रेस्टोरेंट में गैस की लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में वो लोग भी आ गए जो सुबह सुबह काम धंधे पर जा रहे थे। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आई आफत के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे। उन्होंने मुसीबत के वक्त राज्य सरकार के काम की और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की खूब तारीफ की और राज्य को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने राज्य में हुई तबाही का हाल देखा। हेलीकॉप्टर में दोनों नेताओं के अलावा कुछ अफसर भी रहे जो राज्य का नक्शा लेकर पहुंचे और सबसे ज्यादा नुकसान वाली जगहों के बारे में बताते रहे। हेलीकॉप्टर से नदियों का उफान साफ दिखाई दिया। खेतों में बह रहा नदियों का पानी और टूटे हुए निर्माण भी साफ दिखे। तबाही का हाल देखने के बाद अमित शाह ने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड की पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसी कुदरती आफत से निपटने के लिए राज्य को पहले ही 250 करोड़ रुपए दिए हुए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है, इससे काम चालू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही देहरादून पहुंच गए थे। हवाई सर्वे के अलावा उन्होंने दिन भर अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की और तबाही से हुए नुकसान के आकलन के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया। 3 दिन की बारिश ने राज्य को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि राज्य के कई गांव अब तक टापू बने हुए हैं। गांवों से निकलने का रास्ता नहीं है और लोगों के घर बारिश ने उजाड़ कर रख दी। मतलब ये कि खुले आसमान के नीचे लोग दिन भी बिता रहे हैं और रातें भी काट रहे हैं। कुछ नहीं है, कपड़े सपड़े बर्तन सर्तन कुछ नहीं है सर। बिजली के खंभे टूटने की वजह से लोगों के फोन तक काम नहीं कर रहे, इसीलिए मुसीबत में फंसे लोग मदद तक नहीं मांग पा रहे। ऐसे ही एक गाँव का हाल देखने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे, जबकि राज्य के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। कुछ हाईवे ठप हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों तक तेल वाली गाड़ियां पहुंच ही नहीं पा रही। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बारिश तो थम गई, लेकिन मुसीबतों का जो पहाड़ टूटा उससे उबरने में लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि मूसलाधार बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे और दूसरी सड़कें बंद हैं। तो वहीं सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर उन लोगों को तलाश रही हैं जो 3 दिन की बारिश के दौरान लापता हो गए, जबकि सरकारी तौर पर 5 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना रिलीज हो गया। अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को रिलीज होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खात्मे के लिए चल रहा सुरक्षा बल का ऑपरेशन 11वें दिन भी जारी रहा। वहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को जंगल में घेर रखा है। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, क्योंकि सेना अब कोई और नुकसान नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बहाने एक साथ राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों की भी जमकर तारीफ की। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। खिसियाइल बिल्ली खंबा नोचे, जिसने कुछ किया ना हो वो ज्ञान देना बंद करे। वहीं समाजवादी पार्टी भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर भड़क गई। कोरोना महाकाल में जितनी बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है, जो तस्वीरें देश दुनिया में उत्तर प्रदेश से गई हैं। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए बिस्तरों की संख्या भी कम कर दी गई, ताकि ये बिस्तर डेंगू और दूसरी बीमारियों के मरीजों को मिल सकें। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी ये छूट दी गई। 100 बेड से ज्यादा की क्षमता वाले निजी अस्पताल 90% बिस्तर कोरोना के बजाय दूसरी बीमारियों के मरीजों को दे सकेंगे। हालांकि 10% अब भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। उत्तर प्रदेश में नेपाल के शारदा बैराज से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा दी। वहां के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं और यही पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया।
जिसकी एक तस्वीर आई बाराबंकी से। वहां तो घाघरा और सरयू नदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गांव में पानी की दस्तक ने लोगों को इलाके छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुछ स्कूली बच्चे तो अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। हम लोगों का पुलिस द्वारा वास्किल है मैक्स है कि जल बहुत तेज छूटा है, तो गांव से बाहर निकल बंधा के ऊपर हन। जान बचाने के लिए गांव के कई परिवार निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल गए। वहां ये लोग अस्थायी झोपड़ियां बनाते नजर आए ताकि रहने के लिए कम से कम एक छत नसीब हो सके। तो वहीं जो गांव पानी में डूबे, वहां के हालात तो डराने वाले थे। वहां इतना पानी भर गया कि लोगों को अपने जानवरों को जैसे तैसे वहां से लेकर निकलना पड़ा। आरोप है कि नेपाल से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। साथ ही उत्तराखंड में मची तबाही की वजह से संभल और उसके आसपास के जिलों का हाल भी खराब हो गया। और वहां तो जहां तक निगाह गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जिले में धान के खेतों के लिए ये बाढ़ सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। उन खेतों का हाल तो ऐसा था मानो वो नदी के बीच में हो। कई जगहों पर तो मंदिर इसकी चपेट में आ गए और फिर वहां मूर्ति के ऊपरी हिस्से बस पानी के प्रकोप से बचे। 4 दिन पहले बहुत कम था जल, और इस समय जब 2 दिन हुए हैं काफी बढ़ रहा है। और गंगा नदी में आए उफान ने वहां के घाटों की शक्ल बिगाड़ के रख दी और ये हालात सुधरते भी नजर नहीं आते। खतरे के निशान को पार करने को बेताब गंगा का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहमा नजर आया। 100 बात की एक बात यह है कि इस हफ्ते उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल के पश्चिमी हिस्से में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से नेपाल की महाकाली नदी उफान पर आ गई और वही महाकाली नदी उत्तराखंड में शारदा नदी हो जाती है, जिसने यूपी के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बाद बाराबंकी में तबाही मचाई, जहां शारदा नदी की धारा घाघरा में मिलती है। मध्य प्रदेश के मंडला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उस भालू को इलाके में घुसे 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में वहां रहने वाले लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और भालू को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। जब लोगों को वो भालू नजर आया, उन्होंने उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वो घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लोगों के साथ जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। इनमें आदिल नाम का वो आतंकी भी शामिल है जिसने कुछ दिन पहले पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। कश्मीर में मजदूरों पर हुए हमले के बीच केंद्र ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इन सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर लगी रोक पर सियासत नहीं थमी। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैन के बावजूद बीजेपी के कब्जे वाले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त हम साउथ MCD के सागरपुर इलाके में हैं। हालांकि DDMA उपराज्यपाल के निर्देश पर काम करता है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने DDMA के जरिए पाबंदी लगाई। राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर भी हम छठ तो मनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर पंजाब सरकार ने SIT बना दी। आरोप है कि लखबीर की हत्या निहंग समुदाय के कुछ लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के CEO से बात की। इस ऑनलाइन बैठक में भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की। उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है?
क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सीएम लुजिनो फलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है, जिसका फायदा देश के 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लड़ाके घायल हो गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने निर्भया स्क्वाड का गठन किया। बताया गया कि मुंबई के हर पुलिस स्टेशन के पास के इलाकों के लिए इस तरह की टीम बनाई जाएगी। ऐसी ही एक टीम को मुंबई के धारावी इलाके में उतारा गया, जिसने वहां महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की जानकारी दी। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। बिल्डिंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं, क्योंकि धारावी की जो निर्भया स्क्वाड है वो इस बिल्डिंग में पहुंची है। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड में 5 लोगों की टीम उन इलाकों पर खास नजर रखेगी जहां लड़कियों के हॉस्टल या फिर शेल्टर होम है। वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, अवेयर किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने इस पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया। साथ ही अपर्णा ने शिवपाल यादव की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को बातचीत के जरिए अपने मुद्दे हल करने की सलाह दी। बिल्कुल, आदरणीय नेताजी कह देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन नई पार्टी बनाने के फैसले पर आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने 2 टूक कहा कि उनकी उम्र काम के आड़े नहीं आएगी। डोंट थिंक आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊँ। पंजाब मेरा प्रांत है, पंजाब मेरा प्यार है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गद्दारी की। इसका मतलब कि ये गद्दारी करते रहे पंजाब के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। इनमें आदिल नाम का वो आतंकी भी शामिल है जिसने कुछ दिन पहले पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। कश्मीर में मजदूरों पर हुए हमले के बीच केंद्र ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इन सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर लगी रोक पर सियासत नहीं थमी। डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैन के बावजूद बीजेपी के कब्जे वाले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त हम साउथ एमसीडी के सागरपुर इलाके में हैं। हालांकि डीडीएमए उपराज्यपाल के निर्देश पर काम करता है,
लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीडीएमए के जरिए पाबंदी लगाई। राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर भी हम छठ तो मनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर पंजाब सरकार ने एसआईटी बना दी। आरोप है कि लखबीर की हत्या निहंग समुदाय के कुछ लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ से बात की। इस ऑनलाइन बैठक में भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की। उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है? क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सीएम लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। बिल्ड सेफ। मध्य प्रदेश के मंडला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उस भालू को इलाके में घुसे 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में वहां रहने वाले लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और भालू को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। जब लोगों को वो भालू नजर आया, उन्होंने उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वो घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी वो इस इलाके से एक भालू को पकड़कर जंगल पहुंचा चुके हैं। अपने वन विभाग की टीम सहित सकुशल उसको जंगल की ओर भगा दिया गया। इस अफरा तफरी से पहले वो भालू एक पेड़ की टहनियों पर काफी ऊंचाई पर बैठा दिखा। बताया गया कि वो कई घंटे वहीं बैठा रहा और जब नीचे उतरा तो लोग उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। वही जगह जहां कुछ दिनों पहले एक आदमी को बर्बर तरीके से मारकर लटका दिया गया था, फिर उसी जगह पर एक आदमी का पैर तोड़ दिया गया और इसका आरोप भी लगा है निहंग समुदाय में शामिल एक शख्स पर। पिछली बार भी हत्या का आरोप इसी समुदाय के कुछ लोगों पर लगा था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। इस वारदात के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां किसान आंदोलन पर बैठे हैं। जी हां, वहीं से बड़ी खबर आ रही है। ये वही जगह है, वहीं से बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से वही जगह जहां कुछ दिनों पहले एक आदमी को बर्बर तरीके से मारकर लटका दिया गया था, फिर उसी जगह पर एक आदमी का पैर तोड़ दिया गया है। हम ये विजुअल आपको फुल दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर एक आदमी का पैर तोड़ दिया गया है। इसका आरोप भी निहंग समुदाय पर लगाया गया है, एक निहंग समुदाय के एक शख्स पर लगाया गया है। पिछली बार भी हत्या का आरोप इसी समुदाय के कुछ लोगों पर लगाया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। इस वारदात के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। याद रखिए, वही जगह है जहां किसान आंदोलन पर बैठे हैं। निहंगों वाली ड्रेस में एक व्यक्ति ने
तो वहीं से आया था, उनके टेंटों से ही आया था। तो उसने मुर्गे की मांग की, इसने पैसे मांगे, तो इस बात पे इनकी तू में कुछ होगी और उसने इसको, मनोज ने बताया कि हाथों से और डंडों से मारना शुरू कर दिया उसको। हमारे साथ आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, पुलिस कह रही है निहंगों वाली ड्रेस में, यानी अभी ये कहा जाए कि निहंग समुदाय पर आरोप, ऐसा नहीं कि पर निहंग समुदाय के किसी शख्स पर आरोप बताया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल किशोर जी, जो डीएसपी हैं राव वीरेंद्र सिंह जो सोनीपत के, उनका कहना है, और जो पीआरओ हैं सोनीपत के, उनका कहना है कि जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया गया है, उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, जो गंगसीना गांव करनाल जिले का रहने वाला है। और ये निहंग जिस तरह के कपड़े पहनते उस कपड़ों में मौजूद था। और जो सिंघू बॉर्डर का जो स्टेज है उसके पीछे पूरी वारदात हुई है। जो पीड़ित है इस पूरे मामले में मनोज पासवान, उसने बताया कि वो अपने एक मालिक के मुर्गे लेके जा रहा था और ये जो आरोपी है उसने उससे जबरदस्ती मुर्गे छुड़ाने की कोशिश की और उसके बाद पर ये विवाद हुआ और उसके बाद उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया है, जिसके बाद पुलिस तक ये पूरी जानकारी गई है। और उसके बाद पुलिस को पूरी आपबीती जो मनोज पासवान है उसने बताई है, जिसके आधार पर जो आरोपी है उसकी पहचान की गई है, जो करनाल का रहने वाला है। और जिस तरह से एक घटना पहले हो चुकी, जहां पर सीधे तौर पर निहंगों पे आरोप लगाया, 6 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, और ये दूसरा वाकया है किशोर जी, जब निहंगों की ड्रेस में एक शख्स था जो करनाल का रहने वाला है। इससे लगातार अब जो सोनीपत कुंडली थाने की पुलिस है पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कुंडली किस मकसद से आया था, क्या ये निहंगों के ग्रुप का सदस्य है या इस प्रदर्शन साइट पर ये शुरू से मौजूद था या ये कोई बाहरी शख्स है। ये तमाम चीजों की विवेचना पुलिस कर रही है। जी हाँ, तो वही सिंघू बॉर्डर, वही दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जहां कुछ दिनों पहले एक आदमी की बर्बर तरीके से जिसको मारकर लटका दिया गया था, उसी जगह पर एक आदमी का पैर तोड़ा गया है। इसलिए किसान आंदोलन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। आरोप भी लगा है इस बार भी निहंग समुदाय में शामिल एक शख्स पर। पुलिस कह रही है निहंगों जैसे कपड़े पहने हुए थे, यानी ये अभी नहीं कह सकते कि निहंग समुदाय पर आरोप लगा है, लेकिन हाँ, फिर शक के घेरे में निहंग समुदाय ही है, उनके लोग ही हैं। पिछली बार भी हत्या का आरोप इसी समुदाय के कुछ लोगों पर लगा था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। इस वारदात के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। वही जगह है जहां किसान आंदोलन पर बैठे हैं। ये घटना एक बार फिर किसानों के आंदोलन पर बड़ा दाग लगाने वाली है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दिल्ली और हरियाणा के इसी बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या की खबर आई थी। अब एक शख्स पर हमला किया गया है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये विवाद मामूली बात पर शुरू हुआ और उसके बाद जब बात नहीं मानी गई तो गुंडागर्दी शुरू हो गई। आरोप ये लग रहा है कि दुकानों पर मुर्गे की सप्लाई करने वाले एक मजदूर ने जब मुर्गा देने से इनकार कर दिया तो उसे बुरी तरह पीट पीट कर उसकी टांगें तोड़ दी गई। कितनी छोटी बात पर बात शुरू हुई है, सुनिए। दुकानों पर मुर्गे की सप्लाई करने वाले एक मजदूर ने जब मुर्गा देने से इनकार कर दिया तो उसे बुरी तरह पीट पीट पर उसकी टांगें तोड़ दी गई। मनोज नाम के जिस व्यक्ति को पीटा गया है वो अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और अब खबर यह है कि पुलिस ने पिटाई करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है। हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला है, जैसे आनंद ने अभी बताया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस की हिरासत में है ये आरोपी। 100 बात की एक बात है कि जिस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, बताया जा रहा है कि वो निहंग समुदाय के कपड़ों में था। इस तरह की घटनाएं किसानों के आंदोलन में अराजक तत्वों के शामिल होने का इशारा कर रही हैं, आंदोलन को दागदार बना रही हैं, आंदोलन पर सवाल उठ रहा है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट सड़क पर इस तरह के आंदोलन के खिलाफ बात कर रही है। उस वक्त ये घटना भी हुई है उसी सिंघू बॉर्डर पर जहां पिछली घटना हुई थी, उसी जगह पर। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी के लावे के बीच कुछ जानवर फंसे रह गए, जिन्हें आसमान के जरिए मदद भेजी गई। बताया गया कि वहां 4 कुत्ते सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 खाली पूल में छूट गए, जिनके बारे में तब पता चला जब आसमान से ली गई कुछ तस्वीरों में वो कैद हो गए। ऐसे में जब तक उनको वहां से बाहर नहीं निकाला जा रहा, तब तक उनके पास ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान भिजवाया जा रहा है। बताया गया कि ऐसा बीते 1 हफ्ते से चल रहा है। उन कुत्तों के लिए खाना लेकर रोजाना ड्रोन उड़ता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें उन कुत्तों की हालत कुछ ठीक नहीं दिखी। लावे की राख से घिरे वो कुत्ते खाना मिलते ही उस पर टूट पड़े। द्वीप पर फंसे उन कुत्तों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टेस्टिंग जारी है। इसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें ड्रोन के साथ एक जाल बांधा गया, जिसमें वजन डालकर उसे उड़ाया गया और ये देखा गया कि क्या वो उन कुत्तों को इसी तरह वहां से सुरक्षित निकाल सकेगा।
सौभाग्य की एक बात है कि स्पेन के लापाल्मा टापू के जिस हिस्से में ये कुत्ते फंसे हैं वहां जाने की सड़क पर ज्वालामुखी का लावा बह रहा है और हेलीकॉप्टर वहां उड़ नहीं सकता क्योंकि आसमान में ज्वालामुखी की राख भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हफ्ते भर से कुत्तों को ड्रोन के जरिए खाना पानी दिया जा रहा है और अब ड्रोन से ही एक पिंजरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिसमें खाना रखा होगा और जब कुत्ते सूंघते हुए खाना लेने के लिए पिंजरे में घुसेंगे तो पिंजरे का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसमें फंसे कुत्तों को ड्रोन उड़ाकर सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। समीर वानखड़े ने एनसीपी के आरोपों पर सफाई दी। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर एनसीपी ने गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेता नवाब मलिक ने कोरोना काल में वानखड़े के मालदीव और दुबई में होने और वहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से जबरन वसूली के आरोप लगाए। अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखड़े को। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। एनसीपी के इन आरोपों को समीर वानखड़े ने सिरे से खारिज कर दिया। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं, पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप। साइना नेहवाल डेनमार्क बैडमिंटन ओपन के पहले ही दौर से हार कर बाहर हो गईं। उन्हें इस मुकाबले में जापान की अया ओहोरी ने 16-21 और 14-21 से मात दी। साइना के अलावा दूसरे दौर में के श्रीकांत को भी हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को जापान के केंटो मोमोटा ने 21-23 और 9-21 से हराया। आईटी और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में फिर गिरावट दर्ज की गई। इससे सेंसेक्स 336 अंक लुढ़ककर 60,924 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 89 अंक नीचे 18,178 पर लुढ़क गया। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए थे। राज्य में विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। हम तो अपना जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, कौन क्या कह रहा है इस पे हमारा अभी कोई ध्यान नहीं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में मशीन के जरिए उठाई जा रही एक पुरानी इमारत ढह गई। इस इमारत के गिरने से आसपास के भी कुछ मकान इसकी चपेट में आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के देवास से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ के स्वागत के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उमड़ पड़े। वहां उनके और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। उनमें कई लोग जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह थी देवास शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज राजानी का जन्मदिन। बताया गया कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के काफिले को रुकवाकर केक कटवाया और राजानी को खिलाने की कोशिश की। इधर देखो सामने। साहब आपको बहुत बहुत। इसके लिए कुछ लोग वहां पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ की गाड़ी आई तो पीछे मौजूद कार्यकर्ताओं ने काफिले की तरफ दौड़ लगा दी। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जोश से भरे कार्यकर्ता उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके लिए पुलिस के जवानों को आगे आना पड़ा और इसी जोर आजमाइश में कई कार्यकर्ता वहीं गिर पड़े। एक आदमी तो हाथ में केक लिए आगे जाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पुलिस के जवान ने उसे रोका तो वो बुरी तरह जमीन पर गिर गया। हालांकि तुरंत उसे लोगों ने उठा लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को कमलनाथ की गाड़ी तक जाने की इजाजत दी गई। सौभाग्य की बात यह कि बड़े नेताओं के नजदीक जाने और खुद को उनका करीबी दिखाने की होड़ में अक्सर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऐसा कर बैठते हैं जिसमें भगदड़ की नौबत आ जाए। और कुछ दिन पहले एमपी के सतना में पूर्व सीएम कमलनाथ की रैली में भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें एक पूर्व विधायक गिर पड़े थे। लेकिन देवास में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फिर वही गलती दोहराई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की में फिर कई कार्यकर्ता गिर पड़े। पाकिस्तान के लाहौर में एक फैक्ट्री में हुए धमाके से लोग दहशत में आ गए। दावा किया गया कि वहां मुल्तान रोड पर एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से वहां ऐसा शोर उठा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। बेंस फैक्ट्री में अचानक हुए इस धमाके से निकली लपटें आसमान तक जाती दिखाई दी। इसके बाद उस पूरे इलाके में लोगों की जान पर बनाई। वीडियो में सड़क के दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दिया। हालांकि वो धमाके वाली जगह से काफी दूर था। तेज आवाज के साथ हुए इस ब्लास्ट के बाद हर तरफ काला धुआं छा गया। ट्विटर पर बैन हो चुके डोनाल्ड ट्रंप अब अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि ट्रंप का यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरह ही होगा, जिस पर लोग अपनी बात कहने के साथ फोटो और वीडियो भी साझा कर सकेंगे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनी तालिबान को तो अपने प्लेटफॉर्म पर पूरी जगह देती है,
लेकिन लोगों के पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति पर बैन लगा देती। ऐसे में वो अपने ट्रूथ सोशल के जरिए उन बड़ी कंपनियों को चुनौती देंगे जो लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करती हैं। करीब 10 महीने पहले अमेरिका की संसद में हुई हिंसा में ट्रंप की कथित भूमिका सामने आने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए थे। ट्विटर ने तो उन पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया था। भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज मुंबई पहुंच गया। चीन से तनातनी के बीच दोनों देशों की नौसेनाएं अरब महासागर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही हैं, जिसके लिए ब्रिटेन का जंगी बेड़ा अपने सबसे ताकतवर जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ भारत पहुंच गया। मुंबई के तट से थोड़ी दूर मौजूद इस जहाज की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। इन विमानों ने जहाज पर वर्टिकल लैंडिंग करके दिखाई। इस दौरान ये विमान किसी हेलीकॉप्टर की तरह हवा में मंडराते हुए सीधे नीचे उतर गए। F-35 विमान को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान कहा जाता है, क्योंकि ये रडार की पकड़ में आए बिना ही अपने दुश्मन को तबाह कर सकता है। इस विमान के अलावा ब्रिटेन के इस सबसे बड़े जंगी जहाज में कई अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार भी रखे नजर आए। कोंकण शक्ति नाम के इस अभ्यास के दौरान समंदर में किसी भी तरह की चुनौती से निपटने की तैयारियां परखी जाएंगी। सौभाग्य की बात है कि ब्रिटेन और भारत की नौसेनाओं का साझा युद्ध अभ्यास तो 17 साल से हो रहा है और 2 महीने पहले बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों की नौसेनाओं ने ऑपरेशन कोंकण के नाम से युद्ध अभ्यास भी किया था। लेकिन अरब सागर में पहली बार ब्रिटेन के सबसे बड़े युद्धपोत पर भारत की तीनों सेनाएं साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं, जो 27 अक्टूबर तक चलेगा। अफ्रीकी देश सूडान में बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ लोकतंत्र फिर खतरे में नजर आने लगा है। वहां 2 साल पहले जिस गठबंधन ने आंदोलन की कमान संभालकर सेना के अफसर से राष्ट्रपति बने उमर अल बशीर की सत्ता उखाड़ फेंकी थी, उसी में ऐसी दो फाड़ हुई कि दोनों गुट के लोग सड़क पर उतर आए और राजधानी खर्तूम में सेना के शासन का समर्थन कर रहे लोगों की भीड़ लगातार छठे दिन धरना दिए नजर आई। धरना भी ऐसा कि वहां नाच गाना होता दिखा। गठबंधन के इस धड़े की मांग है कि 2019 में बनी अंतरिम सरकार भंग की जाए और सेना ही फिर से सूडान की सत्ता संभाल ले, क्योंकि अंतरिम सरकार हर फ्रंट पर नाकाम रही है। इसी वजह से अपनी इस मांग को पूरा कराने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर आवाज बुलंद किए हुए हैं। लेकिन इस बवाल में ट्विस्ट तब आया जब सेना का समर्थन करने वाले धड़े को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गठबंधन के लोकतंत्र समर्थकों ने रैली बुला ली। बेहद आक्रामक प्रदर्शनकारियों ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो दोबारा सेना की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सौभाग्य की एक बात है कि सूडान में सैन्य तानाशाही के खिलाफ जनता की बगावत में वहां की सेना ने साथ दिया था और तब सेना ने सूडान के आम लोगों को यह भरोसा दिया था कि 2024 तक वहां लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, जिसके लिए जो अंतरिम सरकार बनाई गई उसमें सेना के अफसरों के साथ जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। लेकिन अब वहां अंतरिम सरकार के ही दोनों खेमों में तलवार खिंच गई, जिसे कुछ लोग पूर्व तानाशाह जनरल बशीर की चाल बता रहे हैं, जिन्हें यह डर भी है कि कहीं सूडान फिर से तानाशाही के हवाले ना हो जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टर और शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताया, तो इस पर शिवराज ने पलटवार किया और अपने अंदाज में किसानों का दिल जीतने की कोशिश की। डायरेक्टर ने 6000 डाले तो एक्टर ने भी सोचा कि 4000 तू भी डाल दे, चौथी बार बना। हमने कुल मिलाकर 10,000 कर दिए। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर स्मार्टफोन फ्री देने का वादा किया। यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने के वादे के बाद अब कांग्रेस ने नया सियासी दांव भी महिलाओं से ही जुड़ा चल दिया। प्रियंका गांधी ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को मुफ्त में स्मार्टफोन और BA की लड़कियों को स्कूटी देने का ऐलान किया। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे, ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने तय। प्रियंका गांधी के इस ऐलान पर बीजेपी ने तंज कसा और उन्हें कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में ये सब करने की सलाह दी। अगर करना ही है वाकई में तो राजस्थान चली जाएं, अगर करना ही है पंजाब चली जाएं, छत्तीसगढ़ चली जाएं, महाराष्ट्र चली जाएं, वहां कुछ कर दें जाके लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी ने तो इसे अखिलेश के लैपटॉप योजना की नकल बताया और इन वादों को मुंगेरी लाल का सपना। तो वो लोग कम से कम वादे करें जिनके 2 नंबर में विधायक भी नहीं आएंगे। PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन को 21-16, 12-21 और 21-15 से हराया।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस महीने के आखिर में गोवा के दौरे पर जाएंगी। वहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेंगी। बिहार के दरभंगा में कमला बलान नदी में एक नाव पलटने से 2 लोग लापता हो गए, जबकि 10 लोगों को बचा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से कुछ टेंट हटा लिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी किसान आंदोलन की वजह से रोड ब्लॉक होने पर चिंता जाहिर कर चुकी। इस बार भी कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में रोड ब्लॉक नहीं की जा सकती, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने कुछ टेंट हटाने शुरू कर दिए। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत खुद वहां मौजूद रहे। हालांकि वो खुलकर ये बोलने से बचते दिखे कि किसानों की वजह से बीते कई महीनों से रास्ता बंद था। तो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ, पूरा खोलेंगे, दिल्ली जाएंगे। किसानों ने वहां सड़क की एक लेन खाली की। उनकी तरफ के जो टेंट थे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले टेंट लगा दिए गए थे, बड़े छोटे कई प्रकार के टेंट लगाए गए थे। उन सबको हटाने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसके बाद राकेश टिकैत ने पुलिस पर आरोप लगाया कि किसान उसकी वजह से वहां बैठे थे। हम क्या सड़क पर बैठने के लिए आए यहाँ, हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, रास्ता रोक दिया, वहीं बैठ गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा और रास्ता बंद करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये तो बोला कि वो किसी विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया कि विरोध के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। इससे पहले किसान संगठनों के वकील ने अदालत में दलील दी कि किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया था और कहा कि पुलिस चाहती तो वो उस जगह यातायात के बेहतर इंतजाम कर सकती थी। किसानों की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें रामलीला मैदान में रैली करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद सरकार के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि कुछ लोग रामलीला मैदान को अपना स्थायी पता बनाना चाहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 नवंबर तक टाल दी और किसानों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। बड़ी खबर आ रही है, फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, यानी उसे इस बार भी कोई राहत नहीं मिली है। बड़ी बात यह है कि तुर्की, जो हमेशा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का समर्थन करता रहा, उसे भी एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी पाकिस्तान के साथ उसके साथी तुर्की को भी तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा माली और जॉर्डन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। माली, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान। एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकवाद पर नजर रखने वाली एजेंसी है। नीरज हमें बता रहे इस पर। जी नीरज, और क्या पता चल रहा है? इस वक्त देखिए, पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा। एक तो वो कंटिन्यू रहेगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और दूसरी अहम बात है कि तुर्की, जो कि उसका दोस्त रहा है, मित्र राष्ट्र है, ग्रे लिस्ट में भी और आतंकवाद के मामले में भी, तो वो भी शामिल हो गया इसमें। तो पाकिस्तान की दोहरी दिक्कत बढ़ गई है। लेकिन आतंकवाद पोषित तमाम देशों को बड़ा झटका एफएटीएफ ने दिया है, जो लोग आतंकवाद की वित्तीय मदद करते हैं या वित्तीय मदद करने वालों पे रोक नहीं लगाते। जानने वाले को लिए बताना चाहूंगा कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होते हैं तो किस तरह का नुकसान देशों को होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाकी देश हो या तुर्की अब हो। आईएमएफ, विश्व बैंक से जो लोन मिलता है, उस लोन में आपको लेने में दिक्कत होती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक लोन जो आईएमएफ से दिया गया था, उससे कैंसिल कर दिया गया था इसी नाम पे कि वो ग्रे लिस्ट में था। दूसरी अहम बात कि पाकिस्तान जो है जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और अब 2022 अप्रैल में अगला सेशन होगा, तब तक वो रहेगा ग्रे लिस्ट में, यानी 4 साल पूरा करेगा। और तुर्की को 2019 में ही जी नीरज बताएं। जी, तुर्की को 2019 में ही एफएटीएफ ने आगाह किया था कि आप अपने विभिन्न मानकों को, मापदंडों को सुधारें। आतंकवाद को जो आप समर्थन करते वित्तीय मामलों से या वित्त जो मुहैया कराया जाए तो उस पर रोक लगाए विभिन्न तरह से। लेकिन तुर्की भी उन तमाम मसलों पे अमल नहीं कर पाया और इसलिए आज की जो बैठक हुई, 3 दिवसीय बैठक थी, उसमें यह फैसला लिया गया कि तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, बाकी 2 देशों के साथ, जिसमें माली और जॉर्डन भी। यानी तुर्की जो पाकिस्तान की मदद किया करता था वो भी अब इसी ग्रे लिस्ट में आ गया है। ये उन लोगों की उन देशों की लिस्ट जिसमें जो आतंकवाद के मददगार माने जाते हैं। बड़ी बात यह कि तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का समर्थन करता रहा, उसे भी एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी पाकिस्तान के साथ उसके साथी तुर्की को भी तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा माली और जॉर्डन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकवाद पर नजर रखने वाली एजेंसी है, लेकिन एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यह कदम एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कथनी और करनी में
फर्क को दुनिया को दिखाने वाला है। खबर यह है कि एफएटीएफ ने पिछली बार पाकिस्तान से 34 बिंदुओं पर काम करने को कहा था। यह वो एक्शन प्लान था जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करना था, और इसलिए करना था ताकि एफएटीएफ ये समझ पाए कि पाकिस्तान की नीयत आतंकवाद को पालने की नहीं बल्कि उसे खत्म करने की है। यही दावा पाकिस्तान करता रहा है, यही एफएटीएफ को समझना था, यही साबित करना था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने इन बिंदुओं पर